नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सब? बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया। आप सबकी तैयारी चल रही होगी और कमर कस रखी होगी आरपीएफ वाले बच्चों ने, यानी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट ने। तो उन्हीं के लिए बच्चों एक सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो अभी आने वाले दिनों के अंदर उन बच्चों का एग्जाम है, उनके लिए बेहतरीन जो है ट्यूशंस के साथ प्रत्येक दिन आपके लिए एक क्लास इस जो है चैनल पे आपको मिलती है। वहां पे आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं और प्रत्येक ऑप्शन के साथ अपन जोड़ के चलें तो लगभग 40 से 45 प्रश्न क्या होते हैं बच्चों, आपके हल हो जाते हैं। तो देखिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आज की क्लास का देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन देखिए भाई बच्चों, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। देखिए पहला ऑप्शन है ओडिसी। ओडिसी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया? ओडिसी जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो गया। और इसी के अंदर भगवान जगन्नाथ की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसी नृत्य में क्या की जाती है? भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। 2 नंबर जो अपने सामने ऑप्शन है वो है कथक। कथक कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य हो गया? कथक है बच्चों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछे कथक हो गया, या अपने से पूछे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, तब भी अपना आंसर क्या आएगा? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य के अंदर भी अपना आंसर क्या आएगा? यानी कथक आएगा। बिरजू महाराज का संबंध भी अपने से पूछा जाए तो वो किससे संबंध है? कथक से है भाई। यानी बिरजू महाराज का संबंध पूछा जाए तो वो भी किससे उनका संबंध है? तो बिरजू महाराज का संबंध भी किससे होगा? कथक से होगा। देखिए सत्रिय पूछा जाए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए, सबसे नवीनतम पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? क्षत्रिय हो गया। और सबसे प्राचीन मैंने आपको बताया हुआ कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। सबसे प्राचीन जो है वो भरतनाट्यम हो गया। ये देखिए भरतनाट्यम आ गया, दक्षिण भारत का है ये कहाँ का है? दक्षिण भारत का हो गया। और दक्षिण भारत के साथ क्या हो गया, क्या लिखेंगे इसमें? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। देखिए जब भी अपन एग्जाम देने जाते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देखते हो, स्टैटिक जीके के जब भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निश्चित तौर पे एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो गया भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित कौन सा हो गया? तो इस प्रश्न का सही अपने सामने ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ओडिसी हो गया। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया? ओडिशा का हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर आगे वाले में क्या पूछा गया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है भाई? देखिए बच्चों भाग नंबर 3 में अक्सर अपने को कई बार एग्जाम्स के अंदर जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही अपने को ध्यान से देखिए बच्चों। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 की अपन चर्चा करें। भारत के संविधान के भाग नंबर जब अपन 3 की चर्चा करते हैं तो भाग नंबर 3 में अपने को मिलते हैं मौलिक अधिकार मिलते हैं, यानी फंडामेंटल राइट जो अपने को मिलते हैं ये मिलते हैं। इसी में कई बार पूछा जाता है भारत के संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तब भी अपना आंसर कौन सा आएगा? भाग नंबर 3 आएगा। और भाग नंबर 3 में जब अपन अनुच्छेद पढ़ते हैं, जब अपन आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल मिलते हैं इसमें 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक मिलते हैं। किसमें? भाग नंबर 3 में मिलते हैं। और भाग नंबर 3 किससे संबंधित हो गया? मौलिक अधिकारों से संबंधित हो गया। इस बात को आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा समानता के अधिकार से संबंधित है भाई? तो देखिए आर्टिकल नंबर 19 से 22 तो अपने को मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में बच्चों पूछा जाए स्वतंत्रता के कितने प्रकार के अधिकार मिलते थे,
7 प्रकार के अधिकार मिलते थे, वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार मिल गए? तो वर्तमान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के अधिकार अपने को या 6 प्रकार की स्वतंत्रता अपने को मिलती है। आर्टिकल नंबर 23 और 24, आर्टिकल नंबर 23 और 24 अपने को कौन सी मिलती है? और आर्टिकल नंबर 25 और 28 और आर्टिकल नंबर 14 और 18। तो आर्टिकल नंबर 14 18 कौन सा मिल गया? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक मिलता है अपने को? तो ये मिल गया अपने को 14 से 18 तक। 25 से 28 तक कौन से अधिकार मिलते हैं अपने को? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने को मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने को मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 23 और 24 कौन से है बच्चों? तो ये मिलता है अपने को शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अब देखिए जितने आर्टिकल मैंने आपके सामने लिखे थे, इन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, वो सारी की सारी बातें लिखी है। सबसे पहले पूछा गया है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से समानता के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए समानता का अधिकार कहां से कहां तक हो गया? आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक हो गया, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हो गया। एक बार तो एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया था कि समानता के अधिकार कितने अपने को अधिकार मिलते हैं? तो ये देखिए 14 से 18 मिलते हैं। ऑप्शन था 5, 6, 4 और 6। तो देखिए लगभग मोस्टली सब बच्चों ने क्या किया था? 14 से लेके 18 तक कितने हो गए? 4। 4 नहीं हो गए, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये कितने प्रकार के अधिकार हो गए अपने को? 5 प्रकार के अधिकार हो गए, 5 प्रकार के अधिकार हो गए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार के हो गए? तो ये हो गए 4 प्रकार के, 4 टाइप्स, यानी कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24। ये कितने प्रकार के हो गए? 23 और 24 कितने हो गए? 2 प्रकार के हो गए। और आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22, 19, 20, 21 और 22 ये कितने प्रकार के हो गए? तो ये भी अपने को मिल गए 4 प्रकार के मिल गए। कितने प्रकार के मिल गए बच्चों? 4 प्रकार के मिल गए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जो अपने सामने ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। कभी भी अपने से पूछा जाए भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते थे, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते थे, अपना आंसर क्या आएगा? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते थे। और कभी अपने से पूछा जाए फिर वर्तमान में कितने प्रकार के मिलते हैं, तो वर्तमान में अपने को 6 प्रकार के मिलते हैं। एक कौन सा हटा दिया गया? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, उस संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो अपने को पता है प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई थे, मोरारजी भाई देसाई थे भाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन हो जाते हैं? मोरारजी भाई देसाई हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो अपने सामने एक ही था, लेकिन कितने सारे अपने जो है क्वेश्चन एक प्रश्न से बना लिए, और इसका सही आंसर हो गया 14 से 18। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो किसने बनाया था? यानी ये जो लोकपाल का लोगो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? दीपक पूनिया, प्रशांत मिश्रा, कामा रेड्डी, पी.वी. राजू। तो ये जो है प्रशांत मिश्रा के द्वारा, यानी लोकपाल का लोगो, लोकपाल का लोगो, लोकपाल का लोगो किसके द्वारा बनाया गया? प्रशांत मिश्रा के द्वारा बनाया, प्रशांत मिश्रा के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखना है इस बात का। देखिए लोगों से, लोग से क्या रखा गया? लोग से जोड़ा गया था लोगों को, लोगों को मतलब पीपल, PEOPLE पीपल। और इसके द्वारा जो है पाल से क्या रखा गया था? देखिए पाल से रखा गया था रक्षा करने वाला। पाल का मतलब क्या हो गया? रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला।
तो कभी आपसे पूछा जाए कि लोकपाल का शाब्दिक अर्थ, सॉरी, लोकपाल जो है ये लोक और पाल, तो लोक का क्या मतलब हो गया, लोक का मतलब लोगों से हो गया, पीपुल से हो गया, और इसका मतलब पाल से पूछा जाए क्या हो गया, तो पाल से हो गया रक्षा करने वाला। तो लोगों की रक्षा करने वाला कौन हो गया, लोकपाल हो गया। कौन हो गया, लोकपाल। अब देखिए दो क्वेश्चन इससे संबंधित और भी बन सकते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, भारत के पहले लोकपाल कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो भारत के पहले लोकपाल हो गए बच्चों पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, पिनाकी चंद्र घोष। तो भारत के पहले लोकपाल कौन हो गए, पिनाकी चंद्र घोष हो गए। वर्तमान के अंदर लोकपाल कौन हो गए, वर्तमान में लोकपाल कौन हो गए भाई, वर्तमान के लोकपाल या फिर दूसरे लोकपाल कौन हो गए, अजय अजय मानिकराव खानविलर, अजय मानिकराव खानविलर। अपने से पूछा जाए भारत के वर्तमान के खानविलर, भारत के वर्तमान के लोकपाल कौन है भाई, भारत के वर्तमान के लोकपाल कौन है, तो वर्तमान के लोकपाल कौन होगी, अजय खानविलर, अजय मानिकराव खानविलर हो गए। तो देखिए शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये जो है लोकपाल का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया, ये देखिए आपके सामने लोगो है, प्रशांत मिश्रा के द्वारा ये तैयार किया गया था। भारत के पहले लोकपाल कौन हो गए, पिनाकी चंद्र घोष हो गए, और वर्तमान के लोकपाल कौन हो गए भाई, तो भारत में वर्तमान के लोकपाल कौन हो गए, न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलर हो गए। इसका भी आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान कब शुरू किया था, शांति निकेतन संस्थान जो है कब शुरू किया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कब शुरू किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1905 के अंदर शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1905 के अंदर शुरू किया था रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन। शांति निकेतन है कहाँ पे आपसे पूछा जाए, शांति निकेतन है कहाँ पे, तो शांति निकेतन है बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर है। कोलकाता से 153 किलोमीटर की दूरी पर है ये, कोलकाता से 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, 153 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है, स्थित है अभी। तो शांति निकेतन संस्थान कब शुरू किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 के अंदर जो है शांति निकेतन शुरू किया गया था। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है, कभी पूछा जाए आपको भारत का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान कौन सा हो गया अपना, तो राष्ट्रीय गान हो गया जन गण मन हो गया। तो ये जन गण मन भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, 1913 के अंदर जो है इन्हें साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। किस कृति के लिए दिया गया था, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, गीतांजलि के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, गीतांजलि के लिए दिया था। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। अब आप कहोगे कौन सा बन सकता है, इससे पहले आगे वाले क्वेश्चंस की बढ़ने से पहले अपन एक बात और भी लिख सकते हैं। देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। और ये जो आमार सोनार बांग्ला है ये कहाँ का राष्ट्रगान है, तो ये है बच्चों बांग्लादेश का राष्ट्रगान। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता भी कौन है, इसके रचयिता भी कौन है, तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा। लेकिन इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है। आप कहोगे इससे अच्छा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर शांति निकेतन जो संस्थान है इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, यानी शांति निकेतन संस्थान जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को के द्वारा।
शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में, विश्व धरोहर स्थल में, धरोहर स्थलों की सूची में, धरोहर स्थलों की सूची में कब इसे जो शामिल किया गया था, तो इसे किया गया था 2023 के अंदर। ये भी आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन तो एक ही था, फिर से अपने सामने कितने सारे क्वेश्चन बने। शांति निकेतन की स्थापना कब होती है, 1905। किसके द्वारा की जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। शांति निकेतन संस्थान है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के अंदर है, कोलकाता से 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और ये जो शांति निकेतन संस्थान है, इस शांति निकेतन संस्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया, तो ये किया गया 2023 के अंदर किया गया। और भारत के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया, 1913 में दिया गया। किसके कृति के लिए, गीतांजलि के लिए जो है इन्हें दिया गया। किसके लिए दिया गया बच्चों, गीतांजलि के लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया। देखो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जलते हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, किस नृत्य के साथ किया जाता है। देखिए भी धनगरी गाजा नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का तो है धनगरी गाजा नृत्य। तमाशा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। कोली नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, कोली नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। चरी नृत्य कहाँ का है, चरी नृत्य है राजस्थान का, चरी नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। और राजस्थान की महिलाओं के द्वारा, राजस्थान की महिलाओं के द्वारा सिर पर, सिर पर, सिर पर, देखिए भी सिर थोड़ा सा सही लिखिए। राजस्थान की महिलाओं के द्वारा सिर पर जलते हुए दियों के साथ नृत्य किया जाता है, जलते हुए दियों के साथ नृत्य किया जाता है, या जलते हुए दीपक के साथ नृत्य किया जाता है। किस नृत्य के अंदर, तो राजस्थान के चरी नृत्य के अंदर। किस नृत्य में, राजस्थान के चरी नृत्य के अंदर। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो धनगरी गाजा नृत्य महाराष्ट्र का हो गया, तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का हो गया, कोली तो महाराष्ट्र का हो गया, और देखिए चरी नृत्य कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। और राजस्थान की महिलाओं के द्वारा ये देखिए सर के ऊपर जलते हुए दिए रखकर जो नृत्य किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, चरी नृत्य कहा जाता है। इसे कौन सा नृत्य कहा जाता है, चरी नृत्य कहा जाता है। इन्हें जो है चरी नृत्य कहा जाता है। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, किसको, किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को तो कौन सा हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया। 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षों की ब्रिटानिया हुकूमत के बाद हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, तो इसका मतलब 15 अगस्त को कौन सा दिवस है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। उस दिन भारत क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया था। इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 30 जनवरी 1948 को बच्चों, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा बापू की हत्या कर दी गई थी। और बापू की हत्या कर दी गई थी, तो इसलिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये कई बार पूछा भी जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस।
तो पूछा जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कभी इससे संबंधित ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, अभी अपन पढ़ रहे 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का संबंध पूछा जाए किससे था? तो मेजर ध्यानचंद का संबंध था हॉकी से भी। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे हो गया? हॉकी से हो गया। पूछा जाए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। देखिए 1928 के ओलंपिक के अंदर, इसके अलावा 1932 के ओलंपिक के अंदर और इसके अलावा 1936 का जो ओलंपिक खेल खेले गए थे, उन ओलंपिक खेलों के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। किसके द्वारा? मेजर ध्यानचंद के द्वारा। तो इसीलिए मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, अपने सामने कौन सा हो गया? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। देखो आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आगे वाले क्वेश्चन में? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक से संबंधित है? धन विधेयक यानी किससे संबंधित है? मनी बिल से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित। आर्टिकल नंबर 107 देखिए, विधेयकों को रखने के संबंध में। पार्लियामेंट के अंदर, संसद में जब विधेयक रखे जाते हैं तो विधेयकों को रखने के संबंध में, रखने के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 107 हो गया। आर्टिकल नंबर 109, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 109 कहता है। लेकिन ध्यान रखिए पूछा गया है धन विधेयक की परिभाषा, तो धन विधेयक की परिभाषा कौन सा आर्टिकल हो गया? 110 हो गया। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। देखिए अभी जो पीछे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि करों को हटाने से संबंधित और करों को लगाने से संबंधित जो है वो कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? 110 होगा, क्योंकि 110 नंबर क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा कहता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति समय से पूर्व, राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 85। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा को भंग करेगा तो ये किसकी सिफारिश पर करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। देखिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन था अपने सामने धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित। आर्टिकल 107 हो गया, विधेयकों को रखने के संबंध में। 109 हो गया, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। 110 धन विधेयक की परिभाषा और आर्टिकल नंबर 85 राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। देखिए बच्चों, कभी भी धन विधेयक की बात आती है तो आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो धन विधेयक जो होता है ये एक सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक जो होता है ये एक सरकारी विधेयक होता है। अगर धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है तो इसका मतलब ये संसद के अंदर कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद के अंदर ये जो है मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद में रखा जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद में रखा जाता है। धन विधेयक हमेशा कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है तो ये स्वतः क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। और वैसे भी इस बात का ध्यान रखिए, धन जो होता है वो किसका होता है? लोगों का होता है। और लोगों का सदन भी कौन सा हो गया? लोकसभा हो गया। तो ये कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। इस बात को भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देख ले। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? नगर पालिकाओं से संबंधित, देखिए भारत के संविधान का भाग नंबर 5 संघ सरकार। संघ सरकार, संघ सरकार। भाग नंबर 6 राज्य सरकार। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ये तो हो गया आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक। उसके बाद आ गया देखिए भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में किसका प्रावधान है? नगर पालिकाओं का। नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं का प्रावधान है। और भाग नंबर 3 में किसका प्रावधान है? तो भाग नंबर 3 में प्रावधान मिलता है अपने को मौलिक अधिकारों से संबंधित। किससे मिलता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो ये जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो गया भाग नंबर 3। तो अब देखिए पूछा गया है नगर पालिका, पूछा गया है नगर पालिका, तो कौन सा हो गया? भाग नंबर 9A के अंदर मिलता है भाई। कहां पर मिलता है? 9A के अंदर मिलता है। देखिए नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? पूछा जाए नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा जो है कब मिलता है? तो इन्हें मिलता है 74वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है? भाग नंबर 9 में मिलता है। भारत के संविधान के अंदर किस आर्टिकल में इनका उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 243 से लेके बच्चों आर्टिकल नंबर 243 से ZG तक मिलता है। और पूछा जाए टोटल कितने आर्टिकल मिलते हैं? तो टोटल मिलते हैं 18 आर्टिकल। कितने आर्टिकल मिलते हैं? 18 आर्टिकल मिलते हैं। और इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। नंबर 9 क्या हो गया? तो इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। देखो भैया आगे वाला क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? देखिए वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है? तो आप कहोगे वुलर झील जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? वुलर झील। कहाँ पे होगी? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगी। कहाँ पे होगी? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए डल झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। डाकघर, तैरता हुआ डाकघर, तैरता हुआ डाकघर डल झील के ऊपर है। किस झील के ऊपर है? डल झील के अंदर। देखिए भाई आप देख भी सकते हो यहाँ पे इस फोटो के अंदर इसके चारों तरफ पानी पानी है भाई। ये देखिए चारों तरफ पानी पानी है और ये बीच के अंदर तैरता हुआ आपको डाकघर दिखाई दे रहा है। देखिए उसके बाद है चिल्का झील। चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी हो गई? चिल्का झील। कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर। कहां पे स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। उसके बाद है देखिए लोकटक झील। कहां पे है? ये मणिपुर के अंदर। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर के अंदर। देखिए भाई इसी के साथ एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो पूछा गया तैरता हुआ डाकघर, तैरता हुआ डाकघर। कभी पूछा जाए तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, कौन सा है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये है मणिपुर राज्य के अंदर स्थित। कहां पे स्थित है? मणिपुर राज्य के अंदर। तो इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई। यानी तैरता हुआ डाक अगर से पूछे जाए तो डल झील के अंदर है, और कभी आपसे पूछा जाए कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केबुल लामजाओ, और कहां पर स्थित है? ये मणिपुर के अंदर स्थित है। और किस झील के अंदर स्थित है ये? तो लोकटक झील के अंदर क्या है? स्थित है। इस बात को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे देखिए बच्चों, आज की क्लास थी अपनी बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन वाली क्लास थी। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले थे। इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है और तो आप इस पे कमेंट करिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छी लगती है आपके साथियों तक भी ये आप मैसेज पहुंचाना या फिर उनको भी बेनिफिट देना चाहते हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।